हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है और खैर मकदम है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम नवनीत 2024 के प्रैक्टिस पेपर सेट में से मराठी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 यानी कृति पत्रिका नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा पेपर है। एसएससी के एनुअल पेपर में से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से कुछ पूछा जाए। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है जैसे बोर्ड का पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, इसमें पहला विभाग है गद्य यानी सबक, और उसमें सबसे पहला पैराग्राफ हमारे सामने ये वाला पैराग्राफ है जो बदलने म्हणजे काय या बदलने म्हणजे से लिया हुआ है। ठीक है, उसमें सबसे पहला सवाल, ये जो मेन सवाल होता है, पुढील उतार्याच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि दिए गए पैराग्राफ के सहारे से हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए और इस सवाल को अपने पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब पहला सवाल है म्हणजे काय ते लिहा, यानी क्या वो लिखो, इसका मतलब होता है। अब पहला ऑप्शन है वसंत आगमन, इसका मतलब क्या होता है वो हमें लिखना है। इसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, वसंत आगमन म्हणजे वसंत ऋतूचे आगमन। वसंत आगमन यानी मौसम बारिश की का आना या शुरुआत होना। ठीक है, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड हमें दूसरे सवालात पूछे गए हैं। कारणे लिहा, 2 नंबर के लिए सवाल पूछा हुआ है और उसमें पहला सवाल है लहान मूल एका खेळण्यात रमत नाही कारण। वजूहात लिखना है और पहला सवाल है कि छोटे बच्चे खेल में ज़्यादा देर तक मगन नहीं रहते, कारण वजह लिखना है कि क्यों ऐसा होता है। तो उसका जवाब पैराग्राफ में हमें यहाँ पर मिलेगा और जवाब हम यहाँ पर लिखेंगे, त्याला नाविन्याची ओढ असते। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा आप जवाब लिख लेंगे वहाँ पर, त्याला नाविन्याची ओढ असते। उसी के बाद इस पैराग्राफ के ताल्लुक से दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है, कारणे लिहा में, आपण बदली टाळतो कारण। हम बदलाव चेंजेस को टाल देते हैं, वजह, इसका जवाब हमें पैराग्राफ में ढूंढना है। उसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा और हम यहाँ लिखेंगे, आपल्याला बदलायचे नसते। उसके बाद सहमत, आपको पता होगा कि पैराग्राफ में यानी असबाग में एक सहमत आपको पूछा जाएगा 3 नंबर के लिए। सबक के 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, दोनों पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ पर आपको सहमत 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। उसी तरह से नज़मों के अंदर एक भावार्थ पूछा जाएगा 2 या 3 नंबर के लिए। अब यहाँ पर सहमत आपसे पूछा गया है, तुमची वर्गातली जागा बदलली तर तुम्हाला काय वाटेल ते लिहा। यानी ये कि अगर क्लास में की जगह आपकी बदल दी गई तो आपको क्या लगेगा वो लिखो, सहमत है। ठीक है, हम इसके बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम जब बात कर रहे थे कि सहमत किस तरह से लिखा जाए, उसमें हमने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था मसाला, कि जब हम सहमत लिखते हैं तो उसमें किस तरह का मसाला खुद ही से डालते हैं। उसका वीडियो अब देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। हम इस तरह से जवाब यहाँ पर लिखेंगे इसका, भयंकर वाटते, माझा जीव खालीवर व्हायला लागतो, बहुत ख़राब लगता है, मेरा दिल तो ऊपर नीचे हो जाता है, मी अस्वस्थ होतो, मैं बेचैन हो जाता हूँ, एक वेगळीच भीती मनात दाटून येते और एक अजीब सा डर दिल में आ जाता है, माझा अभ्यास होऊ शकणार नाही और मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी, या शंकेने मन भरून जाते और इस शक की वजह से मेरा दिल भर जाता है, पण थोड्या वेळाने मन स्थिर झाल्यावर, लेकिन फिर थोड़ी देर से मेरा दिल सुकून पजीर होने के बाद मी विचार करू लागतो की मी नेहमी पुढे पहिल्या वाकावर बसतो, मैं सोचता हूँ कि मैं हमेशा आगे पहले बेंच पर बैठता हूँ, मागच्या मुलांनाही पुढे बसावेसे वाटले तर त्यात काय चूक आहे।
तो पीछे बैठने वाले बच्चों को भी आगे बैठने की ख्वाहिश हुई, तो उसमें क्या गलत है? तो या त्यांचा हक्क आहे, वो उनका हक है. शिवाय सरांची आज्ञा पाळायला हवी, और ये तो सर का हुक्म भी है. बदल हा सहज आहे. मैं अपने आप को समझाता हूँ कि चेंजेस जो है तो बिल्कुल होने वाला है. ज्या परिस्थितीत आपण असू तिथेही अभ्यास नीट करूच. जिस हालत में हम रहेंगे वहाँ पर भी हम तो पढ़ाई करेंगे ज़रूर, असा मला आत्मविश्वास वाटला. इस तरह से मुझे खुद एतमादी लगी वो माझे मन शांत झाले. इस तरह से मेरा दिल पुरसुकून हो गया. ये मैंने अपने तौर से जवाब लिखा. इसके अलावा बहुत सारे जवाबात आपके हो सकते हैं. इसको आसानी से हम किस तरह से लिखा जाए, इसमें लास्ट वीडियो में हमने बात किया था. उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से मसाले का इस्तेमाल करके हम 100 मत का जवाब लिख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसी कृति पत्रिका यानी प्रैक्टिस पेपर में दूसरा पैराग्राफ हमसे पूछा गया है मोर इस सबक से. और उसमें पहला सवाल हमसे पूछा गया है, आकृति पूछी हुई है. याद रखना, जब भी आपको आकृति आए आकलन कृति में, ये आकृति आपको बनाना ज़रूरी होता है, जैसी यहाँ पर दी हुई है. बॉक्सेस आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आकृति बनाना आपको कंपल्सरी होता है. यहाँ पर सवाल है, राजेपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आलेल्या पक्षांची नावे. राजपद के लिए सरकार की तरफ किन परिंदों के नाम भेजे गए थे? तो उसका जवाब यहाँ पर है, यहाँ पर त्यात गरुड, हंस, महासारंग आदि पक्ष्यांची नावे होती. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गरुड़ जो यहाँ पर दिया हुआ है, हंस, महासारंग और चौथा मोर. ये 3 तो दिए हुए थे और चौथा मोर है जो इनका सिलेक्शन हो गया. तो 4 पक्षियों के नाम यहाँ पर हम लिखेंगे. आकृति बनाना ना भूलें और कोशिश करें कि पहले हम बॉक्स को आधा बनाएं, उसमें पहले लिख लें और बाद में बॉक्स को बंद करें. वरना हम बॉक्स छोटे बना लेते हैं और लिखते टाइम में हमारी जो वर्ड्स है वो बॉक्स के बाहर चले जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है. उसके बाद सवाल पूछा हुआ है, चौकटी पूर्ण करा यानी चौकोन मुकम्मल कीजिए. 2 नंबर के लिए 2 बॉक्स आपको पूछे हुए हैं. सर्व कसोट्यांमध्ये उत्तीर्ण झालेला पक्षी. तमाम जांचों में उत्तीर्ण यानी पास हुआ परिंदा. कौन सा परिंदा है जो तमाम जांचों में पास हुआ है? तो आपको पता ही है, इसमें भी है, लेकिन हमको पता है कि वो परिंदा मोर है, क्योंकि वो पास हुआ तभी तो राष्ट्रीय पक्षी बना है. मोराला मिळालेला राष्ट्रीय किताब. मोर को मिला हुआ कौमी किताब. कौन सा था? राष्ट्रीय पक्षी यानी कौमी परिंदा. उसके बाद यह आकृति पूछी गई है, या पक्षी वैशिष्ट्यांचा विचार केला गेला. इन परिंदों की खुसूसियात का ख्याल रखा गया. ये ऊपर हमसे सवाल पूछा था कि किन परिंदों का नाम पूछा गया था या दिया गया था. अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि परिंदों के किन खुसूसियात का ध्यान रखा गया है राष्ट्रीय पक्षी बनाने के लिए. तो उसका जवाब हमको यहाँ पर मिलेगा, काव्यांची पार्श्वभूमी, लोकांची आवड, बाह्य रंग, शरीर सौष्ठव, कलात्मकता, कंठस्वर आदि पक्षी विषयांचा विचार करण्यात आला. इसमें से आप 4 चीज़ों को यहाँ पर लिख लो, जैसे बाह्य रंग है, शरीर सौष्ठव है, रंग है, कलात्मकता है, कंठस्वर है. इन 4 चीज़ों को यहाँ पर लिख लेंगे, हमें 2 नंबर मिल जाएंगे. आपको तमाम सवालात को अपने नज़र के सामने से गुजारना पड़ेगा. कुछ सवालात ऐसे आते हैं कि जिनका मतलब समझे बगैर हम जवाब नहीं ढूंढ सकते हैं, तो लिहाजा हर सवाल आपकी नज़र के सामने से गुजरना चाहिए. इसलिए हर जितने सारे नवनीत के अंदर प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो 5 पेपर को आप प्रैक्टिस पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए. लगातार हम इस चैनल पर तमाम प्रैक्टिस पेपर के जवाबात तो अपलोड ज़रूर करेंगे, लेकिन आप अपने तौर से उसको सॉल्व करना है और भले ही उसके जवाबात आप वीडियो से रीचेक कीजिए. और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप उसको 2 घंटे बैठ के सॉल्व करें या चेक करें, तो आप डायरेक्ट वीडियो से उसको देखकर
कि कौन से सवालात का कैसे जवाब आ सकता है वो भी देख सकते हैं। और इस बात का याद रखिए कि जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो सिर्फ मकसद के लिए इस्तेमाल करें, वरना हम पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए बैठते हैं और किसी और चैनल की तरफ चले जाते हैं, यानी टिकटॉक और रील्स वगैरह देखते हैं, तो हमारे वक्त का ज़ाया हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। खैर, लिहाजा दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं विभाग 2 की तरफ। आपको पता होगा कि एक पेपर में 2 असबाग के पैराग्राफ पूछे जाते हैं और 2 नज़में पूछी जाती हैं। अब 2 पैराग्राफ हमने सॉल्व किया है, अब बारी है नज़मों की, यानी विभाग 2 की, पद्य विभाग की। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, पुढील कवितेच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। मैं इसको बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ बच्चे इसके भी सवालात पैराग्राफ में ढूंढते हैं, जबकि एक कॉमन सवाल है जिसका मतलब ये है कि दी हुई नज़म के सहारे से हिदायत के मुताबिक अमल करो। अब पहला सवाल है, कौन ते ओळखा, कौन वो पहचानो, ओळखा यानी पहचानो। कवितेतील सुंदर झाड़, नज़म में का खूबसूरत दरख्त। कौन सा है खूबसूरत दरख्त इसमें? तो यहाँ पर है केकतीचे, केकतीचे झाड़ जो सुंदर है, खूबसूरत है। उसके बाद दूसरा है सर्वांगावर काटे असलेले, तमाम जिस्म पर कांटे रखने वाला फल, फड़ यानी फल। कौन सा फल है जिसके जिस्म पर कांटे होते हैं? तो यहाँ पर है फनस। आपको पैराग्राफ में नज़म में मिल जाएगा। उसके बाद इसी नज़म पर भावार्थ पूछा गया है। देखो, भावार्थ, सरल अर्थ दोनों एक ही लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं खुलासा या तशरीह। यहाँ पर सवाल है, पुढील पंक्तिचा सरल अर्थ लिहा, दी हुई लाइनों का खुलासा लिखिए। और 2 लाइन कौन सी है? नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार। ये लाइन का आपको सरल अर्थ यानी तशरीह, खुलासा या तर्जुमा लिखना है। तो इसके बहुत सारे जवाबात लिख सकते हैं। हमने इस तरह से लिखने की कोशिश की है। उपरोक्त तोडी शेख मोहम्मद सांगती सेव या अभंगातून कवितेतून घेतलेली आहे। या कवितेमध्ये कवीने मनोहरी शब्दचित्र रेखाटले आहे। ये मसाला है जो किसी भी भावार्थ और सरल अर्थ में फिट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि दी हुई लाइन मोहम्मद सांगती सेव इस अभंग यानी कविता से, नज़म से लिया गया है, जिस कविता में शायर ने बहुत अच्छा लफ्ज़ी चित्र खींचा है। या ओळीमध्ये कवी इच्छितो की, या ओळीमध्ये कवि सांगित इच्छितो की, इस लाइन में शायर कहना चाहता है की साधूच्या मनाचे वैशिष्ट्य वर्णन करताना संत शेख मोहम्मद नारळाचे उदाहरण देतात कि वो साधु के दिल की खूबियाँ बयान करते हुए शेख मोहम्मद नारियल की मिसालें देते हैं। ते म्हणता नारळ वरून टणटणीत असतो, वो बोलते हैं कि नारळ ऊपर से कठिन यानी मुश्किल सख्त होता है, पण आत नाजूक गोड खोबरे भेटलेले असतात या भरलेले असतात, लेकिन अंदर जो है तो नाजुक और मीठा खोबरा भरा हुआ होता है। त्याचप्रमाणे साधुचे मन असते, उसी तरह से साधु का मन होता है। ये इसका भावार्थ है। 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। तो इस तरह से याद रखेंगे। भावार्थ को भी आप अच्छी तरह से समझ के लीजिए, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। उसके बाद पद्य विभाग में दूसरी नज़म हा देश माझा इससे ली गई है और उसमें पहला सवाल है, देशाचे वैशिष्ट्य सांगणाऱ्या कवितेतील गोष्टी। मुल्क की खूबियों को बयान करने वाली नज़म में की चीज़ें या बातें, कौन सी बातें हैं जो मुल्क की खूबियों को बयान करते हैं। तो इस नज़म में यहाँ पर विशाल सागर, गंगा यमुना, उंच हिमालय, शेती धरती बाग बगीचे, 4 बॉक्स में आप 4 लिखेंगे। पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, पहले बॉक्स अगर बना ले तो बाहर जा सकता है, वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नज़म में से हमने ढूंढ कर जवाबात लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर फिर से
एक सरळ अर्थ पूछा गया है. पुढील ओळींचा सरळ अर्थ लिहा. दिए गए लाइन का सरल अर्थ यानी भावार्थ लिखिए. और वो 2 लाइनें हैं. जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती, जरी अभंग असू द्या, परी अभंग असू द्या, सदैव आपुली माणुसकीची नाती. इसका सरल अर्थ हमको लिखना है यानी भावार्थ लिखना है. इसके बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं. उसका जवाब मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ और आपको समझ लेना है कि इस तरह का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लिहाजा इसका भावार्थ आप ये देख लीजिए. मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ कि किस अंदाज में हम लिख सकते हैं, किस अंदाज में इसमें मसाला डाल के जवाबात बढ़ा कर सकते हैं. 2 सबक और 2 नज़म होने के बाद तीसरा हिस्सा जो होता है वो भाषा अभ्यास का होता है यानी ग्रामर का होता है. ठीक है. सवाल है व्याकरण घटकावर आधारित कृति यानी ग्रामर पर मबनी अमल. उसमें सबसे पहला सवाल काळ से मुतालिक है यानी ज़मानों से मुतालिक है. कंसातील सूचनानुसार कृति करा. कंस यानी ब्रैकेट में दी गई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए. पहला सवाल है आरकीने तरफ तैयार केली काळ ओळखा. ये जो जुमला है आरकीने तरफ तैयार केली, इसका ज़माना पहचानना है. ठीक है. आपको याद रखना है कि मराठी में ज़माने पहचानते वक्त सिर्फ ख़ास मेन ज़माना लिखना रहेगा. ज़िमनी ज़माने लिखने की ज़रूरत नहीं है. ज़िमनी ज़माने सिर्फ हिंदी में लिखना पड़ता है. मराठी में हम मेन ज़माने लिखेंगे सिर्फ, यानी वर्तमान है, भूत है या भविष्य, बस इतना ही लिखेंगे. सामान्य है, अपूर्ण है, अपूर्ण लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो आरकी ने तरफ तैयार केली, इसको जुमले को आसानी से पहचानने का तरीका भी हमने पहले वीडियो में बताया है. मैं कहता हूँ, जैसे मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि भूतकाल को हम कैसे पहचानेंगे. अगर किसी जुमले में होता, होती, होते या फिर ला, ली, ले लास्ट में आता है तो वो जुमला भूतकाल का होता है. शर्त है कि उसके आगे कुछ ना हो. जैसे यहाँ पर ली आया है, केली, और इसके आगे कुछ नहीं है, आहे नहीं है, तो ये भूतकाल का जुमला हुआ. खैर, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा ले कि आरकी ने तरफ तैयार केली, आरकी ने तरफ तैयार किया, तो ये जुमला भूतकाल का होगा. हम सिर्फ इतना लिखेंगे भूतकाळ, ही पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं. नंबर 2, तू सर्व जगाचा त्राता असशील. तू पूरे दुनिया का देखने वाला पालनहार होगा. अब जहाँ पर आखिरी में वर्ब के साथ ल, न, उ, नार आ जाए तो वो जुमला जो है भविष्य काल का होता है. लेकिन हमको यहाँ पहचानना नहीं है, बल्कि जुमले को वर्तमान काल करना है. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान काल में क्या आता है आता है. आहे, आहेत, आहोत, इस तरह से आता है. तो इसका जुमला हम चेंज करेंगे. तू सर्व जगाचा त्राता असशील का हो जाएगा आहे. तो ये जुमला हमने बदल दिया है वर्तमान काल में. याद रखेंगे, पहले लाइन में हमको पहचानना था और दूसरे लाइन में हम उसको बदलना था. करा का मतलब होता है करो. वर्तमान काल करा यानी इस जुमले को वर्तमान काल में करो. तो हमने कर लिया. उसके बाद दूसरा सवाल है वाक्प्रचार. वाक्प्रचार यानी मुहावरे. तो पुढील वाक्प्रचारांचा योग्य अर्थ पर्यायातून निवडून लिहा. दिए गए अगले मुहावरों का मुनासिब मतलब तलाश करके ऑप्शन में से चुनकर लिखो. यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, बस हमको सही ऑप्शन चुनकर अपने पेपर में उठाकर लिख लेना है. ना उसका सवाल लिखना है ना ऑप्शन लिखना है. अब पहला सवाल है भूरण घालने. तो भूरण घालने का मतलब होता है आकर्षित करने. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सवाल नंबर डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे आकर्षित करने. सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं. उसके बाद गंध नसने. गंध नसने का मतलब होता है माहित नसने यानी मालूमात नहीं रहना. खुशबू ना रहना यानी मालूमात नहीं रहना. कौन सा वाला? दूसरा वाला इसका जवाब रहेगा. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. प्रश्न क्रमांक 3 भाषिक घटकांवर आधारित कृती. शब्द संपत्ति से पूछा हुआ है. पहला है समानार्थी शब्द लिहा. समानार्थी शब्द को और बोला जाता है पर्यायवाची शब्द. हम मानी अल्फाज. अब चित्त. चित्त के समानार्थी शब्द हुआ मन, हृदय.
अंतर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मन या हृदय। वृक्ष, वृक्ष का समानार्थी शब्द झाड़ मराठी में, ठीक है, हिंदी में पेड़, लेकिन यहाँ पर मराठी में हम क्या लिखेंगे, वृक्ष का झाड। उसके बाद नंबर 2, पुढील शब्दातील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। बहुत आसान सवाल होता है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए और उसका मतलब समझ जाना चाहिए कि पुढील शब्दातील अक्षरांपासून के दिए हुए एक लफ्ज़ के हुर्फों से 2 अर्थपूर्ण यानी 2 बामानी लफ्ज़ बनाना है। सिंपली ये कि इस एक लफ्ज़ से आपको 2 लफ्ज़ बना देना है। अब ये क्या है, वज़नदार, तो हम लिखेंगे पहले में वज़न और दूसरे में लिखेंगे दार। वज़न के मानी वज़न होते हैं, दार के मानी दरवाज़ा होता है। तो एक लफ्ज़ से हमने 2 लफ्ज़ बना लिया। उसके बाद लेखन नियम, अचूक शब्द ओळखा, जो लफ्ज़ सही है वो हम यहाँ पर लिखेंगे चुनकर, और जो सही है, चारों ऑप्शन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सवाल नंबर आप डालेंगे। चारों ऑप्शन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सवाल नंबर आप डालेंगे और इसमें से जो सही है वो उठाकर आपको पेपर में लिख देना है। अब इसमें से सही कौन सा है, तीसरा है। ये लिखते वक्त जब हम कंप्यूटर से लिखते तो इस तरह से हो जाता है, वरना तीसरा इसका जवाब सही है। उसके बाद विराम चिन्ह, विराम चिन्हांची नावे लिहा। यहाँ पर पॉइंट विराम चिन्ह दिए हुए ऑलरेडी और आपको उसके नाम लिखना है। कभी कभी यूँ आता है कि विराम चिन्ह की जोड़ियाँ लावा, जोड़ियाँ लगाना पड़ता है। कभी कभी नाम दिए हुए रहते हैं, उनके चिन्ह बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर चिन्ह दिए हुए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इसके नाम लिखना है। तो आपको पता होता है कि ये पूर्ण विराम है, लेकिन बच्चों को लिखना नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। अब ये क्या है, ये पूर्ण विराम है, तो आपको पूर्ण विराम सही से लिखते आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा एक कॉमा है, कॉमे को मराठी में स्वल्प विराम बोला जाता है। ये स्वल्प विराम जो है इस तरह से लिखा जाता है। आपको समझ जाता है कि स्वल्प विराम है, लेकिन लिखते नहीं आता है, वहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं। लिहाजा आप समझने के साथ, याद करने के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, ठीक है। हमारा तीसरा हिस्सा यहाँ पर ख़त्म हुआ और चौथा हिस्सा होता है उपयोजित लेखन का। उपयोजित लेखन यानी यहाँ पर हमको पत्र लेखन पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है, गद्य आकलन पूछा जाता है, और उसमें सबसे पहले हमें पत्र लेखन पूछा जाता है। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है जो पत्र का पूछा हुआ है। ये जो हिस्सा होता है पत्र लेखन का, ये एडवर्टाइजमेंट होती है, और इस एडवर्टाइजमेंट पर से हमें 2 सवालात पूछे जाते हैं और दोनों में से हमें किसी एक सवाल पर पत्र लिखना होता है। जैसे यहाँ 2 सवालात दिए हुए हैं, तो हम समझते हैं इसका सवाल है, पुढील जाहिराती वरून, यानी ये एडवर्टाइजमेंट पर से 2 पैकी, ये दोनों में से एक पत्र लेखन करा, यानी एक खत हमको लिखना है। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है ये समझना जरूरी होता है। अगर आपने इस बॉक्स को समझे तो ये 2 सवालात को आप कर पाएंगे। अगर बॉक्स को ही नहीं समझे तो थोड़ा मुश्किल जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, मुलांचे हट्ट पुरवा त्यांना खेळणी द्या। बच्चों की जिद पूरी करो, उनको खिलौने दो। मुलांच्या खेळण्याचे एकमेव भंडार, बच्चों के खेलने का एक वाहिद मजमुआ। अब यह दुकानदार अपनी एडवर्टाइजमेंट तो अच्छी ही करता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। बालकृष्ण खेलनी भंडार, ये क्या है, उस जो खेल की दुकान है उसका नाम है। अब उसकी खुसूसियात यहाँ बता रहे हैं, तरह तरह की रंगीत खेलनी, यहाँ पर अलग अलग की रंगीत खिलौने मिलते हैं। वेगवेगळी इलेक्ट्रॉनिक्स खेलनी और इलेक्ट्रिकल खिलौने भी मिलते हैं। या पहा, आओ देखो, निवडा यानी चुनो, खरीदी करा और खरीदो। आपल्या चिमुकल्यांना आनंदी करा, अपने बच्चों को खुशहाल रखो या खुश करो। और ये उसका एड्रेस है, किसका, इस दुकान का, बालकृष्ण खेलनी भंडार, कुंभाराड़ी, महात्मा गांधी पथ, सातारा, सातारा की दुकान है। वक्त भी दिया हुआ है, सकाळी 8 से रात्रि 8, सुबह में 8 से रात में 8 बजे तक ये दुकान खुली रहेगी। शुक्रवार बंद, यानी फ्राइडे को ये बंद रहेगी। अब इस एडवर्टाइजमेंट पर से हमें 2 सवालात पत्र के पूछे हुए हैं। अब इन 2 सवालात में से हमको एक सवाल सॉल्व करके लिखना है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे।
अब इसमें से पहला सवाल ये है, बाळकृष्ण खेळणी भंडारच्या व्यवस्थापकांना सर्व प्रकारच्या खेळण्याचे दुकान सुरू करण्यासाठी विनंती करणारे पत्र लिहा। ये सवाल का मतलब है कि बाळकृष्ण खेळणी भंडार यानी जो दुकान का नाम है, उसके व्यवस्थापक यानी मैनेजर को सभी प्रकार यानी हर किस्म की खिलौने दुकान शुरू करने के लिए एक रिक्वेस्टिंग लेटर। दूसरा सवाल है, वरील भंडारातून खेळणी आणून द्यावीत। ऊपर के भंडारातून यानी इस दुकान से खिलौने लाकर देना है अशी विनंती करणारे पत्र, ऐसी रिक्वेस्ट करने वाला खत जवळच्या व्यक्तीला लिहा। अपने करीब के दोस्त या शख्स को लिखो। अब करीब कौन होता है? अपना दोस्त होता है, अब्बू होते हैं, भाई होता है, उनको हमें रिक्वेस्ट करना है। अब सवाल पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो घंटी बजनी चाहिए वो ये कि भाई ये पत्र कौन सा है, औपचारिक या अनौपचारिक। तो अभी हम ये सवाल पढ़ेंगे और हमने अपने आप से पूछा कि ये सवाल कौन सा है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो चूंकि ये अपने करीब के शख्स को लिखना है इसलिए ये अनौपचारिक हुआ। तो हम ये सवाल पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान होता है। अब जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था जिसमें पत्र के 10 कदम आपको याद रखना है और वो पत्र बहुत आसानी से हम बना लेंगे। तो उसी तरह का हम यहाँ कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने नया पेज लेना है और ऊपर लिखना है ईमेल पत्र। ठीक है, उसमें नंबर 1 पर हमको लिखना है दिनांक, जो भी आज की दिनांक है हम यहाँ पर लिखेंगे, जिस दिन आप वो पत्र लिख रहे हैं उस दिन। उसके बाद प्रति, कॉमा, अब यहाँ पर एड्रेस लिखना है। अब किसको एड्रेस लिखना है? किसका एड्रेस यहाँ पर आएगा? सामने वाले का, जिसको हम भेज रहे हैं। अब जिसको हम खत भेज रहे हैं क्या उसका एड्रेस में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। यहाँ तो सिर्फ दुकान का एड्रेस दिया हुआ है, किस हमारे करीब के तो आदमी का एड्रेस नहीं दिया हुआ है। तो लिहाजा हम यहाँ पर अपने मन से एड्रेस डालेंगे। जैसे उस शख्स का नाम है कौमा, ये हमारे दोस्त का नाम है, हमारे मित्र का। हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं क्योंकि सवाल वैसा ही है कि किसी आप करीब के शख्स को खत लिखो खिलौने लाकर देने के लिए। ठीक है, अब हमने लिखा कौमा, रानीपथ, दरियापुर। ठीक है, ये हमारा सामने वाले का एड्रेस हो गया। उसका ईमेल abc@gmail.com, ये उस सामने वाले का एड्रेस है हमारे मित्र का जिसको हम खत लिख रहे हैं। अब प्रिय, यहाँ पर हमने खाली जगह छोड़ा था। ये एक फॉर्मेट है, मैं आपको आसानी से सॉल्व करके बता रहा हूँ। प्रिय मित्र, कॉमा, नमस्कार। नंबर 5 पर हम लिखेंगे आपला पत्र मिळाला वाचून खूप आनंद झाला। हम अपने दोस्त को बोल रहे कि आपका खत मिला, बहुत खुशी हुई। घरात आई बाबा, आजी, आजोबा आणि दादा खुशाल असतील अशी अपेक्षा करतो। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि घर में अम्मी, अब्बू, दादा, दादी और भाई खुशहाल होंगे। करते लड़की लिख रही है तो करते आएगा और लड़का लिख रहा है तो करतो आएगा। फिर हम आगे लिख रहे हैं अपने दोस्त को, परीक्षा असल्यामुळे मी अभ्यासात व्यस्त होते। लड़की रही तो होते, लड़का रहा तो होते। पढ़ाई में मैं मशगूल था एग्जाम की वजह से, म्हणून आपल्या पत्राचे उत्तर दिले नाही, इसलिए आपके खत का जवाब मैं नहीं दिया। फिर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, नियोजन प्रमाणे केलेले काम नेहमी यशस्वी होतात, हे आपले पत्र वाचून मला कळले। मंसूबाबंद तरीके से किए गए काम हमेशा कामयाब होते हैं, ये आपका खत पढ़कर मुझे पता चला। अभी तो हम अपने दोस्त को बता रहे हैं। अब हम खास मकसद पर आएंगे। हम लिख रहे हैं पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की, खत लिखने का खास मकसद ये है कि। अब हम सवाल में देखेंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं। हमको क्या करना है, वरील भंडारातून खेळणी आणून द्यावीत।
कि ऊपर का जो भंडार है सतारा में दुकान है, वहां से हमको खेलनी ला कर दो। इसलिए अपने दोस्त को खत लिखना है, किसी भी अपने करीबी शख्स को। अब हम दोस्त को लिख रहे हैं क्योंकि हमारा करीबी है, तो हमारा खास मकसद क्या रहेगा, तो हम लिख रहेंगे पत्र लिहिण्याचे मुख्य कारण असे की प्रिय मित्र, तू साताऱ्यात सतत जात राहतो, म्हणून तिथे असलेली खेळणीची एकमेव दुकान बाळकृष्ण खेळणी भंडारातून मला 2-4 शैक्षणिक खेळणी आणून द्यावीत अशी मी तुला विनंती करतो। त्याचे पैसे मी तुला हाथोहाथ देईन। अब यहाँ पर हमने उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि तू हमेशा वहां जाते रहता है, इसलिए मुझे एजुकेशनल टॉयज लाकर दे दे, उसका पैसा मैं आपको हाथों हाथ दे दूंगा। अब हम लिख रहे हैं वरील विषयास अनुसरून मला लवकर उत्तर मिळेल, कि ऊपर का जो मैंने मकसद बयान किया उसका जवाब मुझे हाँ नहीं जल्द ही मिलेगा। मी अपेक्षा करते लड़की के लिए, करतो लड़के के लिए। घरातील मोठ्यांना नमस्कार, और घर में जो भी बड़े हैं उनको सलाम, और शकुलियो चंदुला आशीर्वाद। जो भी उनका भाई बहन होगा हम ऐसे ही लिख रहे हैं कि उसको मेरा दुआ प्यार। फिर 7वां नंबर है धन्यवाद। आपला लाडका, लाडका यानी लड़का नहीं है, लाडका यानी प्यारा। आपकी लाडकी, आपकी प्यारी। अब आपका नाम, अब आपका नाम यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, क ख ग रानी मार्ग शास्त्री नगर जड़गांव। ये हमारा एड्रेस हो गया। फिर हमारा एड्रेस भी के साथ हम उसको ईमेल भी देंगे, ईमेल xyz@gmail.com। ये पत्र का फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऐसा पत्र का फॉर्मेट है जो किसी भी अनौपचारिक पत्र में फिट हो जाता है। उपयोजित लेखन में उसके बाद हमको दूसरा ऑप्शन होता है गद्य आकलन का। गद्य आकलन यानी 4 सवालात आपको बनाना होता है। इस तरह का एक पैराग्राफ आपके सामने आ सकता है। यह गद्य आकलन का प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसका सवाल यूं होता है, पुढील उतारा वाचून त्यावर 4 प्रश्न असे तयार करा की त्यांची उत्तरे प्रत्येकी एका वाक्यात येतील। इसका मतलब यूं हुआ कि आगे जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पर आपको 4 ऐसे सवालात बनाना है जिसके जवाबात एक जुमले में हो, यानी यहाँ पर आपको सवाल बनाना है इस पैराग्राफ के सहारे से। अब जब हम गद्य आकलन का प्रश्न हल करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, तयार केलेला प्रश्न या स्वरूपात असावा, वो तो अर्थपूर्ण असावा। नंबर 1 कि आपको सवाल बनाना है वो बामानी बनाना है, जिसका मतलब कुछ निकलता हो। नंबर 2, कोण, कोठे, केव्हा, का इत्यादी प्रकारच्या प्रश्नांची रचना करण्याचा सराव करावा। कोण, कोठे, केव्हा, कधी, कशाला, कशासाठी, इन वर्ड्स का इस्तेमाल जब सेंटेंस में होगा तो वो सवाल बनेगा। जब तक आपको ये पता ना हो कि कौन, कब, क्या, कैसे, किधर, कहाँ, इनको मराठी में क्या बोलते हैं, तब तक आप सवाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये सवालिया लफ्ज़ है। कौन, कहाँ, क्यों, कैसे। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिया हुआ है मैंने, जिसके अंदर सभी बताया हुआ है कि मराठी में कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर को क्या कहते हैं। तो आपको इसको याद करना ज़रूरी है, तभी सवालात बना पाएंगे। गद्य आकलन सॉल्व करते वक्त हम तीसरी बात का ख्याल रखेंगे, ज्या प्रश्नांची उत्तरे उतार्यात असतील असे प्रश्न तैयार करावेत। ऐसे सवाल बनाना है जिसका जवाब उसी पैराग्राफ में हो। अलग से हमको सवाल नहीं बनाना है, बल्कि जवाबात उन्हीं पैराग्राफ में हो, उसी पैराग्राफ में हो, ऐसे 4 प्रश्न तैयार करना है। नंबर 4, प्रश्नांची उत्तरे लिहू नयेत। ये कंडीशन आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि आपको सिर्फ सवाल बनाना है, उसके जवाबात लिखना नहीं है। नंबर 5 कंडीशन, प्रश्नाच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह देने आवश्यक आहे। जब आपने सवाल बना लिया
तो ये सवालिया निशान आपको आखिर में लगाना ज़रूरी है, तब जाके आपका सवाल कंप्लीट होगा। इसमें दो अहम बातें हैं। नंबर एक, कौन, कोठे, कहाँ, केवा, कधी, ये प्रश्नार्थ शब्द का इस्तेमाल करना, और लास्ट में सवालिया निशान का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में एक सजेशन मैं आपको दूंगा कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 4 प्रश्न तैयार करो, लेकिन आप 4 की बजाय अगर 6-7 बना लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर उसमें 2-3 क्वेश्चन हमारे गलत आते हैं तो हमारे 4 नंबर सेफ रहे। ये बहुत आसानी से मिलने वाले नंबरात है, लिहाजा आप उन वर्ड्स को याद कर लो जिनको मराठी में कहते हैं। जैसे उर्दू में क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ है, वैसे मराठी में भी है। तो उन लफ्ज़ों को याद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देखो और अपने नोटबुक में उन अल्फाजों को लिखो और याद करो। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए इस पैराग्राफ में से सवाल ढूंढते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली लाइन है, मलेशियात सनवे लागून या वॉटर पार्क मध्ये आदित्यने मनसोक्त धमाल केली, फुल स्टॉप। अब मुझे यहाँ पर सवाल बनाना है, तो मैं सवाल बना रहा हूँ। नंबर 1, कोठे आदित्य ने मनसोक्त धमाल केली। आदित्य ने कहाँ दिल खोल कर मज़ा लिया? तो उसका देखो यहाँ पर जवाब है वाटर पार्क मध्ये, ये वाला। मैंने सवाल क्या किया, बस कोठे डाल दिया, कोठे आदित्य ने मनसोक्त धमाल केली। नेक्स्ट उसके आगे है लाइन, पुढे दुपारी 4च्या दरम्यान आम्ही बसने सुंगाय वॉन्ग मॉलच्या दिशेने निघालो, फुल स्टॉप। अब इसमें सवाल के पहले इसका मतलब समझ लो कि आगे हम 4 बजे के दरमियान हम सब बस से सुंगाय वॉन्ग मॉल की तरफ निकल गए। अब मुझे सवाल बनाना है कि कब बस से सुंगाय वॉन्ग मॉल की तरफ निकले। तो कब को क्या बोलते हैं मराठी में? केवा। केवा ते, आमी की जगह ते आ जाएगा, ते बस ने सुंगाय वॉन्ग मॉलच्या दिशेने निघाले। तो इसका जवाब कब है, क्या है? दोपहरी 4च्या दरमियान। तो हमको इसका जवाब नहीं लिखना है, सिर्फ सवाल बनाना है और लास्ट में सवालिया निशान लगाना है। हमारे 2 सवालात बन गए। नंबर 3 हम आगे पढ़ रहे हैं, 5च्या दरमियान सुंगाय वॉन्ग मॉलमध्ये चहा कॉफी घेऊन आम्ही खरेदी सुरू केली। आमची टूर गाईड जुरा आदित्य बरोबर होती। देखो यहाँ पर ये लाइन, आम्ही टूर गाइड जुरा आदित्य बरोबर होती। तो मुझे सवाल बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि हम टूर गाइड जुरा आदित्य ये साथ में थे। तो यहाँ पर तीसरा सवाल बनेगा, टूर गाइड कौन होती? सवालिया निशान कि टूर गाइड कौन थी। जब आपको पता है कि कौन को मराठी में कौन बोलते हैं तब ये सवाल आपको बनाना आएगा। इसलिए आप सवालिया लफ्ज़ याद कर ले जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, पुढे तिने आदित्यला बंगल बीची गाडी घासास करून मिळून दिली, नंतर तिने दुसऱ्या मॉलमध्ये जाण्याचा रस्ता दाखवला। अब यहाँ पर ये इसका मतलब हम समझेंगे, बाद में उसने दूसरे मॉल की तरफ जाने का रास्ता दिखाया। तो मुझे सवाल बनाना है, किसने दूसरा रास्ता बताया मॉल की तरफ जाने का? तो अब किसने के लिए क्या होता है इस्तेमाल? कोणी। कोणी दुसऱ्या मॉलमध्ये जाण्याचा रस्ता दाखवला। मैंने क्या किया, सिर्फ वहाँ पर तिने की जगह कोणी डाल दिया, कोणी दूसऱ्या मॉलमध्ये जाण्याचा रस्ता दाखवला और लास्ट में सवालिया निशान डाल दिया। कितना आसान है, पूरी की पूरी लाइन सेम टू सेम है, बस मैंने कोणी डाल दिया। नेक्स्ट, आदित्य ने मॉलमधून घड्याळे, बीट्स, हेडफोन, मोबाइल कवर इत्यादि वस्तू खरीदी केल्या। इसका मतलब है कि आदित्य ने मॉल में से घड़ियाँ, बीट्स, हेडफोन और मोबाइल कवर वगैरह ख़रीदी किया। अब मुझे बताना है, सवाल पूछना है कि आदित्य ने मॉल में से क्या ख़रीदा। तो क्या को क्या बोलते हैं मराठी में? काय। तो सवाल कैसे बनेगा,
आदित्यने मॉलमधून काय खरेदी केले और सवालिया निशान। देखो हमने हर लाइन में से एक सवाल बनाया, 5 सवालात हमने बना लिए। आप 6 से 7 बनाएं ताकि अगर 2-3 गलत आ जाए तो हमारे 4 नंबर सेफ होंगे। आप ये गद्य आकलन की प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह और भी गद्य आकलन के नमूने हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सवाल को आप न छोड़िए, बहुत आसान होता है। शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ को मराठी में क्या बोलते हैं, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन हमने तमाम सभी पेपर को सॉल्व किया है। अगर कुछ बातें रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के जवाबात को मैं फ़ौरन फॉरवर्ड करूँ या दूँ। उसके अलावा आप चैनल से कनेक्टेड रहिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर और उसकी पीडीएफ्स को आप तक पहुंचाएं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहां पर जाके आप बहुत सारा मटेरियल हासिल कर सकते हैं और वहां से आप बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर को हासिल करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम दोबारा मिलेंगे अगले प्रैक्टिस पेपर में। तब तक अल्लाह हाफिज़। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।